आइए बच्चों, टेंसर एनालिसिस। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सिमेट्रिक टेंसर और उस पर बेस्ड दो थ्योरम कवर करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, पीछे की क्लासेज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर हम लोग वहाँ पर अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ द रोज़ और नंबर ऑफ़ द कॉलम वहाँ पर सेम है, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर अगर हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दें तो कोई फ़र्क ना पड़े, तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि वहाँ पर जो एलिमेंट्स होते थे ए आई जे, दैट इज़ इक्वल टू जे ए जे आई, यानी कि आयत रो जेथ कॉलम के एलिमेंट को जेथ रो आयत कॉलम के एलिमेंट में चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में आयत रो जेथ कॉलम का एलिमेंट या जेथ रो आयत कॉलम का एलिमेंट आपस में सेम होते हैं। बच्चों वैसे ही यहाँ पर भी सिमेट्रिक टेंसर क्या लिखा हुआ है? अ टेंसर ए I1 I2 I3 अप टू IR J1 J2 अप टू JS, यानी कि एक टेंसर है जिसका टोटल ऑर्डर है R प्लस S, इसका टाइप है R कॉमा S, इज सेड टू बी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू टू कंट्रावेरिएंट इंडाइसेस और द टू कोवेरिएंट इंडाइसेस if an interchange of these indices in its components does not alter the values of the components। क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहूँ एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है ए आई जे, ठीक है, अगर यहाँ पर लोग आई और जे की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दें और इनके कंपोनेंट्स में कोई फ़र्क ना पड़े, तब हम लोग बोलेंगे कि ये कंट्रावेरिएंट ये एक सिमेट्रिक टेंसर है विद रेस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट इंडाइसेस आई एंड जे। बच्चों अगर मैं कहूँ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि आई और जे की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको बोलेंगे दिस इज़ द सिमेट्रिक टेंसर विद रेस्पेक्ट टू कोवेरिएंट इंडाइसेस आई एंड जे। अगर हम कह दें ए आई जे के एल एम इज इक्वल टू ए के जे आई एल एम, आप देख रहे हो आई और के की पोजीशन को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया है और यहाँ पर इक्वल का साइन, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनके कंपोनेंट्स पर, तो इसको बोलेंगे दिस इज सिमेट्रिक टेंसर विद रेस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट इंडाइसेस आई एंड के। तो तो सिमेट्रिक टेंसर का मतलब क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना? ये क्या था? सिमेट्रिक टेंसर विद रेस्पेक्ट टू कंट्रावेरिएंट इंडाइसेस आई एंड जे। तो कोई भी दो कंट्रावेरिएंट इंडेक्स आपस में इंटरचेंज कर लें या कोई भी दो कोवेरिएंट इंडेक्स आपस में इंटरचेंज कर लें, और अगर टेंसर के कंपोनेंट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक टेंसर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दोज इंडाइसेस। आइए इस पर बेस्ड हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 1 की। थ्योरम नंबर 1 क्या स्टेटमेंट है हमारा? इफ़ अ टेंसर इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू टू इंडाइसेस इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम, it remains symmetric with respect to the same indices in any other admissible coordinate system। अगर किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक टेंसर किन्हीं दो इंडाइसेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो कहा जा रहा है कि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बदल भी दें तो भी उन दो इंडाइसेस के रेस्पेक्ट में वो टेंसर अब भी सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है? यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलने पर अब भी वो टेंसर सिमेट्रिक ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कई बार कहा जाता है कि अच्छी स्थितियों में जब आदमी कोई सुखी है तो उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं, और जब वहीं पर स्थितियाँ कुछ विपरीत हो जाती हैं तो वो दोस्त उसके हट जाते हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि कोई भी स्थिति हो, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो,
लेकिन अगर कोई टेंसर किन्हीं दो इंडाइसेस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो टेंसर उन्हीं दोनों इंडाइसेस के लिए सिमेट्रिक रहेगा। ओके, आइए हम लोग इसको प्रूव कर दें। तो थोड़ा सा इसका जो थ्योरी पार्ट है जो लिखना होता है वो आप लोग अपना बुक से भी हेल्प ले लीजिएगा, मैं उसको बोले दे रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग पहले तो ये कहेंगे कि इसकी व्यापकता पर, यानी कि इसकी जनरलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग इस टेंसर को एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए इस थ्योरम को प्रूव करें। यानी कि हम लोग कहेंगे कि हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं एक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए, लेकिन ये थ्योरम सभी तरह के टेंसर के लिए होल्ड करेगी। तो अगर हम ये मान लें कि एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कंट्रावेरिएंट टेंसर है ए आई जे, और ये टेंसर आई और जे के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये टेंसर सिमेट्रिक रहना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है, ये बात भी सब लिख देंगे ना। क्या कहेंगे? लेट ए आई जे इज ए कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम and this is symmetric with respect to its indices I and j. Now we will prove that this tensor is also symmetric with respect to the indices I and j in any other coordinate system xi bar. तो आइए अब हम लोगों ने क्या कहा, since this tensor is symmetric in xi coordinate system, अगर ये टेंसर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब हो गया ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई बार द टेंसर ए बार आई जे इज आल्सो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडाइसेस आई एंड जे। तो आइए हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के आधार पर ए बार आई जे को लिखा। क्या बनेगा? डे बार एक्स बार आई अपॉन डे बार एक्स, चलो अल्फ़ा यूज कर लिया, डे बार एक्स बार जे अपॉन डे बार एक्स बीटा, और यहाँ पर लिख देंगे ए अल्फ़ा बीटा। बच्चों इन दोनों टर्म को अगर हम आगे पीछे करके लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने आगे लिख दिया डे बार एक्स बार जे अपॉन डे बार एक्स बीटा, और यहाँ पर आ गया डे बार एक्स बार आई अपॉन डे बार एक्स अल्फ़ा। ए अल्फ़ा बीटा को हम क्या ए बीटा अल्फ़ा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इस इक्वेशन के आधार पर, क्योंकि आपको कहा गया था कि जो ए आई जे है वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पर ही बार नहीं लगा, यहाँ पर ही बार नहीं लगा, है ना। तो अगर ए आई जे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक है तो ए आई जे वाज इक्वल टू ए जे आई। अगर हम लोग आई और जे की जगह पर अल्फ़ा और बीटा का यूज कर लें, यानी कि ए अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होगा ए बीटा अल्फ़ा के, तो इस बात का यूज यहाँ पर कर लो। तो ए अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमने क्या कर दिया, ए बीटा अल्फ़ा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बीटा वाला टर्म आगे आ गया है, अल्फ़ा वाला टर्म पीछे चला गया है, और इस पूरी चीज़ को लिखा जा सकता है ए बार, बीटा के साथ कौन था, जे, और अल्फ़ा के साथ कौन था, आई, तो इस पूरी चीज़ को लिखा जा सकता है ए बार जे आई। तो इस तरह से आपने देखा ए बार आई जे इज इक्वल टू ए बार जे आई, और ये छोटी सी थ्योरम हमारी प्रूव भी हो गई। यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई टेंसर आई और जे के लिए सिमेट्रिक है तो एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वो टेंसर सिमेट्रिक होगा। ये हमने प्रूव किया है कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 के लिए, लेकिन ये बात सही होगी चाहे वो कंट्रावेरिएंट टेंसर हो, चाहे वो कोवेरिएंट टेंसर हो, और वो चाहे कोई मिक्स्ड टेंसर हो। ठीक है, तो अगर हमारा टेंसर किन्हीं भी दो कंट्रावेरिएंट इंडाइसेस या किन्हीं भी दो कोवेरिएंट इंडाइसेस के लिए सिमेट्रिक है किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो टेंसर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उन्हीं इंडाइसेस के लिए सिमेट्रिक होगा।
अब आइए हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 की। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपको 2-3 बार इसको देखना पड़े, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। आइए थ्योरम नंबर 2 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सिमेट्रिक टेंसर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर हैज एट मोस्ट 1/2 n+1 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन Vn। तो कई बातें हैं। असिमेट्रिक टेंसर, ये टेंसर कैसा है? सिमेट्रिक है। ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, ये टेंसर कैसा है? 2 ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। इसके कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं Vn, यानी कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। तब वहाँ पर हमको ये प्रूव करना है, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स वहाँ पर जो संभव हैं वो होंगे 1/2 n+1। तो अगर कोई सेकेंड ऑर्डर का सिमेट्रिक टेंसर है और अगर हम उसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लिख रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं वो यहाँ पर होंगे 1/2 n+1। बच्चों, इस थ्योरम को आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार की बुक, अपनी इस बुक से कवर करोगे, ठीक है ना। मैं पूरी ये थ्योरम आप लोगों को इस बुक से ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ताकि कोई भी टेक्निकल वर्ड रह ना जाए, ये भी मेरी एक मतलब था। अब या तो इस थ्योरम को हम पूरा लिखें और या फिर मैं आपको इस बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं चाहता था कि कोई भी टेक्निकल वर्ड यहाँ पर छूट ना जाए, इसलिए आइए हम लोग इस बुक से ही इस थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक 2 ऑर्डर का हम लोगों को टेंसर लेना था। तो 2 ऑर्डर का टेंसर हम यहाँ पर कंट्रावेरिएंट भी ले सकते थे, हम यहाँ पर कोवेरिएंट भी ले सकते थे। तो इन्होंने यहाँ पर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ द ऑर्डर 2 लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कोवेरिएंट टेंसर Aij लिया हुआ है। Aij यहाँ पर इक्वल टू होगा Aj के, क्योंकि हमारा ये टेंसर कैसा है? सिमेट्रिक है। दोस्तों, जब 2 ऑर्डर के टेंसर को हम लोग n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में इसके कंपोनेंट्स को लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स होते हैं n²। ये एक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। देखो, अगर किसी टेंसर का ऑर्डर r है और अगर हम उसको n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में उसके कंपोनेंट्स लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स बनते हैं n⁻r। अगर किसी टेंसर का ऑर्डर 2 है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में उसके कंपोनेंट्स लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स बनेंगे n⁻2, यानी कि n²। ठीक है ना। कैसे? अभी हम कंपोनेंट्स लिखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास 2 ऑर्डर का एक सिमेट्रिक टेंसर है। जब लोग n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे तो ऐसे A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n एंड सो ऑन। और लास्ट रो में क्या आएगा? AN1, AN2, AN3, ANn। ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? n²। देखो, फर्स्ट रो में भी n है, सेकेंड रो में भी n कंपोनेंट्स हैं और नंबर ऑफ द रोज़ यहाँ पर कितनी है? n। तो टोटल कंपोनेंट्स हो गए n²। ओके। अब ये जो n² कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर कितने कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, यही हमारी थ्योरम है। तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे उनकी संख्या होगी 1/2 n+1। अब इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री, जिनको हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। दोस्तों, इस कंपोनेंट्स में ये जितने भी n² कंपोनेंट्स हैं, हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएंगे हमारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, एक हो जाएंगे एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल,
अच्छा, जो एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल हैं वहाँ पर आई छोटा होता है जे से। आई जे का मतलब ये से ना, ए आई जे, तो वहाँ पर रो हमेशा कॉलम से छोटी होगी, 1 3 या 2 3 है ना, इस तरह से। और तीसरी तरह के एलिमेंट होंगे यहाँ पर एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। यहाँ पर जो होगा वो आई हमेशा बड़ा होगा किससे, जे से। तो हम लोगों ने क्या किया, एन स्क्वायर जो टोटल कंपोनेंट्स थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल, और जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें आई जो होता है वो जे के इक्वल होता है। तो इनको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। हमने कहा इन कंपोनेंट्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल, ब्रैकेट में लिख दो आई इक्वल टू जे। फिर कहोगे द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, ब्रैकेट में लिख दोगे आई लेस देन जे। फिर कहोगे द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल, ब्रैकेट में लिख दोगे वेयर आई इज ग्रेटर देन जे। तो ये 3 पार्ट में हम लोगों ने एन स्क्वायर कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया। अब ये 3 पार्ट में देखिएगा, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, जी हाँ 1 1 2 2 3 3। तो दोस्तों मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं यहाँ पर n। बताओ अच्छा टोटल कितने यहाँ पर एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट्स या टोटल कंपोनेंट्स लिख दें। तो टोटल कंपोनेंट्स तो यहाँ पर थे n स्क्वायर। फिर आप लोगों ने यहाँ पर कहा द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल, द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल, द कंपोनेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल कितने थे, ये थे हमारे पास n। अगर हम मेन डायगोनल के कंपोनेंट्स हटा दें तो ऊपर और नीचे वाली आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं द कंपोनेंट्स above the main diagonal and the components below the main diagonal। तो नेक्स्ट लाइन में द कंपोनेंट्स above the main diagonal and the components below the main diagonal, दोनों मिला करके कितने बचे। अगर हम टोटल कंपोनेंट से मेन डायगोनल के कंपोनेंट्स को माइनस कर दें तो बचे ऊपर वाले और नीचे वाले। अब आधे उसमें ऊपर होंगे, आधे नीचे होंगे। तो ऊपर वाले आधे अगर हम लिख लें तो हमने कहा द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल। तो एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल, तो जितने ये बचे थे उसमें आधे हैं, आधे का मतलब 1/2 कर दिया, ठीक। अब आइए इंडिपेंडेंट का मतलब समझें। बच्चों इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिनको हम लोग अपनी मर्जी से लिख पाएँ। अब आपको लग रहा होगा मर्जी से तो हम सभी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेंसर यहाँ पर सिमेट्रिक था। जो वैल्यू होगी A12 की या आप लोग अपनी मर्जी से लिखोगे, लेकिन वही वैल्यू आपको मजबूरी में A21 की लिखनी ही होगी। इसमें आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। यानी कि A12 को तो आप लोग इंडिपेंडेंटली यानी कि अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन जो वैल्यू आप A12 को दोगे वही वैल्यू आपको A21 को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये टेंसर यहाँ पर कैसा है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब हो गया कि मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो तो आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मेन डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है। जो एलिमेंट्स ऊपर के होंगे वही एलिमेंट्स नीचे लिखना आपकी मजबूरी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर है। अब आपको नहीं सर मजबूरी नहीं है, हम तो इसको खुशी खुशी लिख रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं, तो ये बात कोई लॉजिकली नहीं, ये बात आपकी नहीं मानी जाएगी। किसी आदमी ने कोई अपराध किया, उसको जेल भेजा गया कि हम तो अपनी मर्ज़ी से जेल आए हैं, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। वहाँ पर जेल जाना उसकी मजबूरी थी। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मेन डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अच्छा, अब मेन डायगोनल के एलिमेंट, हाँ मेन डायगोनल के एलिमेंट भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं। इनको भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, क्योंकि A11 के ही इक्वल होगा, A22 के ही इक्वल होगा। भाई हमको यही कंडीशन तो होल्ड करवानी है, AIJ बराबर होना चाहिए AJI के। तो दोस्तों मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं।
इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। और वही यहाँ पर हम लोगों को पता करने थे, हमको प्रूव करना था कि उनकी संख्या ये होगी। अब उनकी संख्या निकालने के दो तरीके हैं, या तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और मेन डायगोनल के एलिमेंट इन्हें आपस में ऐड कर लें, या ऐसा कर सकते हैं टोटल एलिमेंट में से मेन डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं उन्हें माइनस कर दें, तब भी हमको ये दोनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो आपकी बुक में क्या किया गया है, इन दोनों को ऐड किया गया है। चलो हम भी वही कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो इधर लिख दोगे, एक लाइन यहाँ पर ये लिखोगे, हियर द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर इंडिपेंडेंट एंड द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर इंडिपेंडेंट, सो द टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर। तो टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, सुनिएगा, कुल एलिमेंट से आपने माइनस कर दिए मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट। मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ये थे, यानी कि 1/2 n स्क्वायर माइनस n। अगर हम टोटल कंपोनेंट से मेन डायगोनल के नीचे के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेंगे ये और ये, यानी कि हमको मिल जाएंगे वहाँ पर टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो हम लोगों ने यहाँ पर 1/2 n पूरे से कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 2n माइनस 1/2 कॉमन हो ही गया था, n कॉमन हो ही गया था, यहाँ पर n-1 ब्रैकेट से बचेगा, तो ये बन जाएगा n+1, यानी कि कुल मिलाकर के हो जाएगा 1/2 n+1। मेरे दोस्तों यही तो प्रूव करना था और हमारी ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने बोला, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप लोग अपनी बुक से ध्यान से पढ़ लेंगे और लिखने का तरीका बिल्कुल यही रखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो लिखा हुआ है वही सब मैंने बोला। आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से सुन लो और अपनी फेयर कॉपी में इस थ्योरम को प्रॉपरली कंप्लीट कर लो। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने सीखा सिमेट्रिक टेंसर के बारे में और उस पर बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पर 2 थ्योरम कवर की। आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।